जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ रामविलास पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी के खिलाफ जीतन राम मांझी की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी। तमाम आपने ऐसे बयान, मुलायम सिंह यादव खांटी के समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश में सहित देश में करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत। जो आज की राजनीति में हो रहा है, ऐसा कभी उनके मुख्यमंत्री काल में बदले की भावना से या विपक्ष को इस तरह, इससे तो उनके मतलब हम सैकड़ों हैं। बिहार जैसे क्षेत्र से आना, मैनपुरी भाई से, देखिए और आप किसान पुत्र एक मिडिल क्लास से और इतना बड़ा नेता बन जाना, आज के जब कोई संसाधन नहीं थे, आज तो है कि आपकी एक रील पड़ी करोड़ों लोग देख ले रहे हैं। उस एरिया से नेताजी पैदा होना तो बहुत मुश्किल है। कांग्रेस का विरोध पहले उनकी नस नस में था। आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा कि जब अस्पताल से उनका जो पार्थिव शरीर था वो जब निकाला गया, जो महिला, जो पार्टी, जो बहुजन मिशन रमाबाई अंबेडकर को भर देता था, रमाबाई अंबेडकर मैदान को ठसाठस भर देता था, लखनऊ में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं, लेकिन वो नेता हैं ये हमें नहीं पता। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए हमें दे दो, हम भी चाणक्य हो जाए। अखिलेश गोमती रिवर फ्रंट है और जीएनआईपी है। 27 किलोमीटर का डायफ्राम था, 26 किलोमीटर अखिलेश यादव डायफ्राम बना के गए थे। ये सरकार 8 साल में 1 किलोमीटर का डायफ्राम नहीं बना पाई। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे मेहमान हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप तमाम टीवी चैनलों पर उनको देखते होंगे और लगातार लड़ते भिड़ते रहते हैं अपनी पार्टी, अपने नेता के लिए, और जवाब देने के लिए इनकी कोई शानी नहीं है। तो नाम बताएं तो हम देखिए सामने हमारे हैं, स्वागत है सर आपका, सुरेंद्र राजपूत जी। सब पहचान गए होंगे। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ। आपका कैसा चल रहा है चैनल? तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आप लोगों के साथ ही चल रहा है। चलिए, सत्य के साथ और तथ्य के साथ चलते रहिए, बढ़ते रहिए। अच्छे सब्सक्राइबर हैं आपके जी, और आगे आप बढ़ें। सर, इस समय हम आपसे बात की जाए तो तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, तो राजनीति से नहीं लेके हम आपके बारे में बातचीत करेंगे। तमाम लोग राजनीतिक जो चर्चाएं होती है तो टीवी पे तो आपको सुनते ही हैं। आपके बारे में आप बताइए, अपने बारे में, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ, किस बात से लेकर या किस नेता से इंस्पायर्ड होकर आप राजनीति में आए? देखिए, हमारे पास बताने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है जी। जो लोग करने वाले लोग होते हैं उनके पास बताने के लिए कुछ बहुत मसालेदार नहीं होता है। हम लोग तो आजन्म कांग्रेसी लोग हैं जी। हमारे जो बड़े बाबा थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सहारनपुर के रहने वाले हैं हम लोग। वहीं ननौता के पास में एक भारी भावसी गांव है, और हमारे जो बड़े बाबा थे वो जिला परिषद के चेयरमैन थे 11 साल, और तमाम कांग्रेस के लोगों के साथी थे। तो बचपन से ही हम लोगों का माहौल कांग्रेस का था। पिताजी हमारे गवर्नमेंट जॉब में, मेरी शुरुआत की स्कूलिंग जो है पिथौरागढ़ एक जगह है और चंपावत है, वहाँ पर हुई। उसके बाद मैं गांव चला गया पढ़ने के लिए, और गांव से फिर जब आए दोबारा पिथौरागढ़ आए, फिर वहाँ से लखनऊ आकर के, और यहाँ पर सामाजिक जीवन से 8th क्लास से सरोकार शुरू हो गया। और हम लोग पहले सामाजिक जीवन में क्रिकेट खेलते थे, क्लास भी कट करके क्रिकेट खेलते थे। फिर धीरे धीरे राजनीति में अभिरुचि जागृत हुई तो कांग्रेस पार्टी ही एक चीज़ दिखी। तो छात्र राजनीति में, पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहे जी, लेकिन छात्र राजनीति में हमेशा सहयोग किया। और छात्र राजनीति के बाद बिजनेस एक छोटा सा इस्टेब्लिश किया, नौकरी भी की। एक टाटा की कंपनी थी ब्रेडमा ऑफ इंडिया लिमिटेड जी, उसमें रहा मैं 3-4 साल। और उसके बाद फिर अपना बिजनेस जब शुरू किया तो हमारे बड़े थे और हमारे बाबा जी के साथी थे क्रांति कुमार जी। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। क्रांति कुमार जी के पिता बाबू गोविंद साहब जी नेहरू जी के साथी थे, क्रांति कुमार जी हेमंत नंदन बहुगुणा जी के साथी थे। और आपको याद होगा रीता बहुगुणा जी उन्हीं के मकान में रहती थी, जिस मकान को बसपा वालों ने 2011-12 में जलाया था। तो क्रांति कुमार जी वो क्रांति कुमार जी थे जिनका जन्म जेल में हुआ था। और वो और पंडित रामकृष्ण द्विवेदी जी जिन्होंने ऑन गोइंग चीफ मिनिस्टर को हराया था
टीएन सिंह को किसके अपना गोरखपुर के चुनाव में, तो उन दो लोग हमको पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में लेके आए। रीता बहुगुणा जी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थी, तो एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हमने उसके बाद जो है राजनीति शुरू की। 2011 में रीता जी के समय में मुझे प्रदेश प्रवक्ता का पद नहीं दिया गया था जी। लेकिन हम लोग काम कर रहे थे, सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। फिर निर्मल खत्री जी के समय में मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया जी। और उसके बाद 2015 में मैं राष्ट्रीय नेशनल मीडिया पैनलिस्ट के रूप में आया और अब मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। अभी आपने रीता बहुगुणा जोशी जी का लिया, तमाम लोग अब बीजेपी में चली गई हैं वो, और आप कांग्रेस में ही रह गए। क्या करें, अफसोस होता है। सच बात ये है, आपने कहने की बात, आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ दी। रीता जी हम लोगों से कसमें खिलवाती थी जी, और खुद कसम तोड़ के चली गई। एक एक पन्ने का उनका इंटरव्यू था कि मैं मरती मर जाऊंगी, भाजपा में नहीं जाऊंगी। 2012 का चुनाव हम लोगों ने विधानसभा का उनको लड़वाया कैंट से जी। उनके नेतृत्व में हम लोग अच्छा खासा धरना किए, प्रदर्शन किए, लाठी खाए जी। और जिनके खिलाफ लाठी खाए उन्हीं के यहाँ वो चली गई। तो अब क्या करें, उनकी नीति नियम और नैतिकता वो जाने। लेकिन हम लोग तो क्रांति कुमार जी के जरिए उनसे संपर्क में आए थे जी। और कांग्रेस की वैचारिकी चूंकि डीएनए में है, तो हम लोग तो कहीं हिले नहीं। रीता जी गई भाजपा में, आज की डेट में कहाँ है मेरे ख्याल से आपको गूगल पे खोजना पड़ेगा। 2024 में उनका टिकट भी कट गया। वो तो टिकट कट ही जाएगा उनका टिकट कट गया। उनके बेटे शायद सपा में हैं और इस वक्त कहाँ हैं। विजय बहुगुणा उनके बड़े भाई जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर होते थे, वो भाजपा में एक पन्ना प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। उनके जो सबसे छोटे भाई शेखर भाई हैं वो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में थे, और मुझे ऐसा लगता है वो हमेशा कांग्रेस में रहेंगे। तो सच बात ये है कि जो अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं जी, वो आपको झूठ बहुत बोलते हैं। अपनी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कह जाते हैं। तो ऐसे लोगों का हस्र जो है वो आपके सामने है। आपने कहा कि कांग्रेस डीएनए में है। हाँ। तमाम जब कांग्रेस अपने पीक पर थी और कांग्रेस जब वजूद में, यानी वजूद तो ही है, यानी कि अपने जब केंद्र की सरकार होती थी, तो तमाम ऐसे नेता हैं। आप यूपी से आते हैं, मैं अमेठी से आता हूं, और अमेठी आपका गढ़ रहा है, कांग्रेस का घर है, गढ़ है, सब कुछ वहीं से। तो अमेठी के तमाम नेता थे। एक समय था कि वो प्रधानमंत्री के साथ साथ चलते थे, प्रधानमंत्री उनके बंगले में रुका करते थे और प्रधानमंत्री की अगुवाई करते थे। राजा संजय सिंह जी, वो भी बीजेपी में चले गए। आपने राज्यसभा सांसद उनको आसाम से बनाया। और फिर जब सुरेंद्र राजपूत ये कहते हैं कि डीएनए में है कांग्रेस, तब थोड़ा सा कि बड़े बड़े नेता ऐसे लोग हैं कि जिनको कांग्रेस ने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा, वो आज कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लोग अपनी वैचारिकी के नाम पर झूठ बोलते हैं, जो लोग जिन लोगों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता में रहना है, जो लोग हमेशा सत्ता में ही सत्ता भोगी रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना। अब डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब संजय सिंह जी हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं कहूंगा, लेकिन राजनीतिक रूप से तो उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। आपके सामने राज्यसभा के बाद आज की डेट में संजय सिंह कहाँ है, कोई बता सकता है? एक समय हुआ करता था, एक समय होता था, राजीव गांधी जी की गाड़ी चलाते थे, वो अमेठी में आते थे तो राजीव गांधी जी, सोनिया जी उनके महल में रुकती थी। एक टाइम होता था कि उनके बगैर पत्ता नहीं खड़कता था। एक समय था, आपको याद होगा, कि जब संजय सिंह जी का जलजला होता था। लेकिन आज खुद केंद्रीय मंत्री होते थे, पत्नी उनकी विधायक होती थी, प्रदेश में मंत्री होती थी। तो मसला क्या है कि राजनीति में जिन लोगों ने भी अपने सिद्धांत को छोड़ा, वो सत्ता तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इज्जत नहीं प्राप्त कर सकते। आप इस चीज को देखिए, 2014 से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है और 37 साल से लगभग उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है। हमें तो कभी ख्याल नहीं आया। लेकिन जिन लोगों को कुछ प्राप्त हो जाता है, वो प्राप्त हुए लोग अचानक से कैसे बदल जाते हैं, सत्ता भोगी हो जाते हैं, सुविधा भोगी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं। ये रीता जी से भी हमको आश्चर्य हुआ, क्योंकि रीता जी के हम नजदीक थे जी। हमें अफसोस हुआ जब उन्होंने पार्टी छोड़ी। संजय सिंह जी से भी हमें आश्चर्य हुआ।
हमें आरपीएन सिंह से भी आश्चर्य हुआ, हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी आश्चर्य हुआ, जितने लोगों ने, क्योंकि इन लोगों को पार्टी ने दिया और इतना दिया, योग्य थे अयोग्य थे वो अपनी जगह पर, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना दिया और जब पार्टी को आवश्यकता पड़ी आप छोड़ करके भाग गए। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या ही कहा जाए। ऐसे लोगों के बारे में अब आपका लेटेस्ट आप देख लीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू को देख लीजिए आप, उनकी पत्नी को देख लीजिए। जब वो कांग्रेस में आई थी तब नहीं पता चल रहा था कि वो 500 करोड़ रुपया दिया जाता है सीएम बनने के लिए। तब तो उसी राजा वारिंग, जिस हमारा अमरिंदर सिंह राजा है जो पंजाब का कांग्रेस का अध्यक्ष है, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, शेर दिल साथी है, उसके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। अरे भाई आपको भाजपा में जाना है चले जाओ, भाजपा में जाओ, सीएम फेस बन जाओ, रोक कहां रहे। लेकिन आप गलत आरोप तो मत लगाओ, झूठे आरोप तो मत लगाओ। आपको छोड़नी है पार्टी छोड़ दो, आप जोकर हो, गलती करी थी हम लोगों ने उसको पार्टी में लेकर के। तो अब ऐसे लोग जो कैरियर ओरिएंटेड लोग हैं, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी में वो लोग गए हैं जो आपने सवाल किया था बोलू भाई, जो जिनके लिए राजनीति जो है एक प्रोफेशन है, सेवा का माध्यम नहीं है, एक कैरियर है जिनके लिए राजनीति सेवा का माध्यम नहीं। तो जितने लोग गए हैं उनके लिए कैरियर है राजनीति और सेवा का माध्यम नहीं। जिन लोगों के लिए सेवा का माध्यम है वो लोग राजनीति में जहां हैं अपनी नीति नियम नैतिकता के साथ रहते हैं। हम सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिलाने के लिए कतई तैयार नहीं। आपने कहा तमाम लोगों पे जो है जिस तरह की कांग्रेस ने सबको दिया, सब कुछ दिया, हाँ, और उम्मीद से बढ़ के दिया। हाँ बिल्कुल दिया। सुरेंद्र राजपूत जी ने भी सफेद हो गए बाल, आपके मूछें सफेद हो गई, दाढ़ी सफेद, कुछ मिला क्या? नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली है। आप एक बात बताइए, आज आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? सिर्फ कांग्रेस की वजह से ही तो बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने मान दिया, नाम दिया, सम्मान दिया। आज की डेट में आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं तो लखनऊ में अगर 5000 लोग आपको मिलते हैं और बम्बई में आपको 2000 मिलते हैं तो केरल में भी 200 लोग मिलते हैं। तो इससे ये क्या कम है? की तरह संबित पात्रा देखिए प्रवक्ता थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आज के समय है, हमारे यहाँ से कौन कौन नहीं कहाँ पहुँचा, आप बताइए ना। जिस वक्त हमारा समय था उस वक्त कौन नहीं पहुंचा, कहाँ से नहीं पहुंचा, किन किन लोगों को नहीं पहुंचाया कांग्रेस ने तो एक दिन से आप बताइए ना, रीता जी को फर्श से उठाया, अर्श पर पहुंचा दिया। किसको नहीं पहुंचाया कांग्रेस ने, आप बताइए, आप मेरे को बताइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मतलब कोई बहुत बड़े वो थे, उनके पिताजी कांग्रेसी थे, सब कुछ था, आए पढ़ कर के आए, सीधे सांसद बना दिया, सीधे जाकर के मंत्री बना दिया। नहीं बनाया आप बताइए। तो कांग्रेस जब समय था कांग्रेस का, बनाया कांग्रेस ने। और आज की डेट में कांग्रेस नहीं बनाने लायक है। आज की डेट में पहले हमारी माँ मजबूत थी तो हम उससे पोषण प्राप्त कर रहे थे। आज हमारी माँ अगर थोड़ी सी कमजोर हो गई है तो माँ की सेवा करनी चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सेवा करते रहेंगे निश्चित तौर पर। यूपी से आते हैं तो यूपी में ही आते हैं कि यूपी से आप हैं, और यूपी में जब आप, मुझे लगता है कि जब आप सक्रिय राजनीति में आए होंगे, बालिग हुए होंगे, तो उस समय सपा और बसपा का दौर रहा होगा। कांग्रेस केंद्र में रही होगी, प्रदेश की राजनीति में सपा और बसपा का दौर था। बिल्कुल। तो सपा और बसपा के बजाय आपने कांग्रेस चुनी, सपा बसपा क्यों नहीं? कांग्रेस तो हमने बताया ना हमारे खून में थी। सपा में हमारे अच्छे संबंध हैं, संपर्क हैं, सब लोग यूनिवर्सिटी की राजनीति से लोग, तमाम लोग सपा में गए, व्यक्तिगत संबंध सभी लोगों से है। लेकिन आप कहिए कि जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी जो वो है, वो हम अपने आप को कांग्रेस के ज़्यादा नज़दीक पाते हैं। आज की डेट में हम इंडिया गठबंधन में हैं। इंडिया गठबंधन में हमारी आइडियोलॉजी 10 में से 8 चीज़ें हमारी और सपा की एक हैं। 2 चीज़ों में हम मुख्तलिफ हैं, इसीलिए उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। अभी हाल ही में बिहार चुनाव हुआ जी, तो उसकी खूब चर्चा हो रही है। अभी तक चर्चा, और अभी तक तमाम लोग ये सोचने पर मजबूर हैं, कहाँ चूक रह गई कि मतलब इंडिया गठबंधन पूरा दम लगाने के बाद आप 36 पे आ गए और देखिए 200 पार। इस बात से तो भाजपा वाले भी आश्चर्य में हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मुझसे मिलते हैं तो उन्होंने भी कहा कि इतनी बड़ी जीत की तो हमें भी उम्मीद नहीं थी। भैया बेईमानी तो हुई है, ये भाजपा वाले कह रहे हैं। SIR 65 लाख नाम डिलीट करना, 10-10 हज़ार रुपए की संस्थागत घूस देना महिलाओं को, 1.5 करोड़ महिलाओं को,
और उसके बाद जो प्रवासी मजदूर हैं, हमारे पास तमाम लोगों ने बताया, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, तमाम लोगों ने हमको बताया कि 10-10 हज़ार रुपये पर वोट दिया गया है। एक बेगूसराय जिले में 4 विधानसभाओं में लोग बता रहे थे कि 40,000 वोट उन्होंने मैनेज किए, 10-10 हज़ार रुपये पर वोट। तो तमाम तरीके की डिस्क्रिपेंसीज हैं, हमारे वोट नहीं डालने दिए गए, तमाम तरीके की डिस्क्रिपेंसीज हैं कि वहाँ पर बूथ पर तमाम तरीके की बेईमानियां हुई हैं। तो ये तो बीजेपी पावर में है, वो तो हमेशा करते हैं, फिर इसका मतलब आप विपक्ष में ही रहेंगे। आपने उसका तोड़ आपके पास क्या है? तोड़ चुनाव दर चुनाव आप हारते जा रहे हैं, जितना आप हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, उसके बाद बिहार हारे, अब आप फिर भी उसी पे लगा रहे हैं कि हमको वोट नहीं डालने दिया। 10,000 एमपी में भी दिया गया, 10,000 महाराष्ट्र में भी दिया गया, 10,000 यहाँ भी दिया गया। तो वो तो अगला यूपी का नंबर है, बंगाल का नंबर है, जहाँ भी रहेंगे तो देंगे। तो आपके पास क्या विकल्प है? देखिए, विकल्प जो है कभी भी राजनीतिक जमात के पास नहीं होता, विकल्प जनता के पास होता है। और जनता अब जाग रही है। पहले जनता जागी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, घमंजा कहाँ हो रहा है। हम वोट दे के आते हैं इंडिया गठबंधन के लोगों को, हम वोट के दे के आते हैं कांग्रेस को, हम वोट दे के आते हैं सपा को, हम वोट दे के आते हैं शिवसेना को, हम वोट दे के आते हैं एनसीपी को, शरद पवार साहब की पार्टी को। ये वोट जाता कहाँ है? पहले इन लोगों ने, आप इनका मोडस ऑपरेंडी समझिए, पहले ये वोट चोरी नहीं करते थे, पहले ये दल चोरी कर लेते थे। आप जीत के जाइए, ये शिवसेना को तोड़ लेंगे, आप जीत के जाइए ये एनसीपी को तोड़ लेंगे, आप जीत के जाइए ये बसपा को तोड़ लेंगे, आप जीत के जाइए अंदर। उसके बाद इन्होंने दूसरा मॉडल अपनाया। उन्होंने कहा कि ना, अब आपका ही नहीं करेंगे। महाराष्ट्र का मॉडल आप इनका देखिए, जहां से हमने इनकी चोरी पकड़ी। पहले हम लोग भी भ्रम में थे। 5 साल में 2019 से लेकर के 2024 तक 5 साल में महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या बढ़ती है 32 लाख पूरे महाराष्ट्र में। और उसके बाद फिर 5 महीने में, जब लोकसभा के चुनाव खत्म होते हैं और विधानसभा के चुनाव होने वाले, उन 5 महीनों में वोटरों की संख्या बढ़ जाती है 42 लाख। और देवेंद्र फडणवीस की कंस्टिट्यूएंसी में 29,000 वोट बढ़ते हैं, 29,000। नसीम साहब की कंस्टिट्यूएंसी में जो है बंबई में 28,000 वोट बढ़ते हैं। आखिर अचानक से 5 महीने में, जब 5 साल में जो वोट नहीं बढ़े, 5 महीने में वोट बढ़ जाते हैं। और वो वोट कौन होते हैं? वही इनका जो मूविंग क्राउड है, जो ब्राजीलियन मॉडल जो है, वहाँ से जो आते हैं 22-22, 24-24 नाम, 200-200 नाम। लखनऊ में भी वोट डालेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव आ जाएगा, महाराष्ट्र में वोट डालेंगे, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो है कर्नाटक में वोट डालेंगे। ये आप, जब आपके पास पूरा डाटा है, पूरा डाटे के साथ आप चुनाव आयोग या कोर्ट क्यों नहीं जाते? जाए तो हम चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग के डाटा से बता रहे हैं हम, अपना हमारा कुछ नहीं। राहुल गांधी जी की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए आप, महादेवपुरा कंस्टिट्यूंसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए और हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। दोनों में उन्होंने स्पष्ट रूप से, हरियाणा में स्पष्ट रूप से 25 लाख वोटर्स की डुप्लीकेसी की चीज दिखाई और प्रमाण के साथ दिखाई, जिसमें 22 वोट ब्राजीलियन मॉडल के फोटो पर हैं, 200 वोट एक महिला के मॉडल पर हैं। वहां पर तमाम लोगों ने जो 2-2 बार वोट डाले हैं, उनमें से एक आदमी ऐसा है जो उत्तर प्रदेश के गांव का सरपंच है, डालचंद, और वो हरियाणा में वोट डाल रहा है। 19 लाख वोट लगभग ऐसे हैं जो एक एक प्लॉट पे 270 लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। आपने कर्नाटका में महादेवपुरा कंस्टिट्यूंसी में 1,250 वोट आपके सामने रखे कि देखिए किस तरीके से चोरी हो रही है वोट की। तो हमने तो सारी, अब जनता समझ रही है कि ये लोग वोट चोरी से बन रहे हैं। बिहार मेरे ख्याल से इनका आखिरी वो था, अब बंगाल में नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब जनता जाग गई है और वोट चोर अब भागेंगे। ये नहीं लगता आपको कि जब चुनाव में तैयारी करने का मौका था, आपने भी यात्रा की, राहुल गांधी जी ने, फिर यात्रा की तेजस्वी जी ने, उसके बाद जब चुनाव का समय आया, चुनाव में आप लोग सीटों के लिए लड़ते रहे, नामांकन के आखिरी दिन तक आपके और कांग्रेस की वीआईपी की ये चीज़ें आपकी नहीं बन पाई कि कौन कहाँ लड़ेगा। नामांकन हो गया, आपने भी, कांग्रेस ने नामांकन कर दिया, आरजेडी ने कर दिया, वीआईपी ने कर दिया, एक सीटों पर 100 सीटों पर अड़ गए। लास्ट तक आप लड़ते रहे, उसके बाद फिर हो रहा है कि आप वापस लीजिए, आप वापस लीजिए।
कई जगह तो फ्रेंडली फाइट में। फिर कैसा गठबंधन, कैसा इंडिया गठबंधन? आप लोग आपस में लड़ते रहे, फिर कहते हैं कि जनता ने वोट नहीं दिया, जनता 15 दिन में कंफ्यूजन में रही कि हम किसको दें। देखिए, आपने दो बात कही जी। पहले तो आपने कहा यात्रा, जब तैयारी करनी थी तो यात्रा की आपने, तो यात्रा तो चुनाव के मद्देनजर ही हुई ना, तैयारी तो हुई ना, वोटर तो गैल्वनाइज हुआ ना, वोटर तो सड़क पे आया ना, कार्यकर्ता तो सड़क पे आए, कार्यकर्ता थे तभी तो यात्रा हुई। आप ही लोगों ने कहा वो यात्रा सफल थी, यानी कार्यकर्ता को हम गैल्वनाइज किए, नंबर एक। नंबर दो, हम लोग कहीं जो इंडिया गठबंधन है किसी की नौकरी तो कर नहीं रहा, ठीक है ना, जिंदा लोगों का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी की तो एनडीए का तो गठबंधन है नहीं कि जहां कोई दूसरा कुछ नहीं बोल सकता। हम लोगों ने अपनी बातें एक दूसरे के सामने रखी, हम लोगों के थोड़ी बहुत सीटों पर मतभेद थे। आप मान लीजिए कि 243 में से 8 सीटों पर मतभेद थे हमारे, बाकी तो सीटों पर हमारी क्लियर थी, ठीक है ना। नंबर 3, आप हमारे गठबंधन की बात को कमजोरी बता रहे हैं, लेकिन एनडीए का जो गठबंधन था उसमें आप देखिए, जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ रामविलास पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी के खिलाफ जीतन राम मांझी की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी। तमाम आपने ऐसे बयान, आखिरी तक उनका, वो तो चुनाव होने के बाद तक भी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। आपको याद होगा कि उन्होंने कभी इतिहास में ऐसा नहीं हो कि 60 सेकंड में नहीं, सॉरी 36 सेकंड में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। तो मतभेद इंडिया गठबंधन में ज्यादा थे कि एनडीए गठबंधन में ज्यादा थे? अगर आप मतभेद के नाम से पार्टी चुनाव, अगर हमारा दल हारता तो एनडीए को तो 5 सीट नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो लास्ट तक एकजुट दिखा। कहाँ जुट, हर कोई दिखे वो इसलिए, वो एकजुट इसलिए दिखे बोलो भाई, आपको बताएं, चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको एकजुट दिखा रहा था, ठीक है कि नहीं, वरना जितना फ्रैक्चर्ड हाउस भारतीय जनता पार्टी का था, मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। कभी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत मैंने नहीं देखी थी। अगर इनके पास वो बेईमानी का पैसा नहीं होता, वो बेईमानी के पैसे से इन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा होता, आज की डेट में ये गठबंधन तो चिंदी चिंदी था, चिंदी चिंदी एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे थे। ये तो कोई जिसको कहते हैं ना मायावी ताकतें हैं। चुनाव, मैं इसलिए बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ कि जब चुनाव से पहले राहुल जी 15 दिन तक लगातार यात्रा करते रहे, चुनाव की घोषणा हो गई, जब प्रचार में जाना था 5 या 6 रैलियां की उन्होंने पूरे चुनाव में, 72-73 सीटों पर लड़कर, और प्रियंका जी ने 2-3 रैलियां की। वहीं पर समाजवादी पार्टी आपके साथ थी, इंडिया गठबंधन में कोई सीट नहीं, 0 सीटों पर लड़ते हुए अखिलेश यादव 23-24 रैलियां करते हैं। इकरा हसन, अफजाल अंसारी जैसे उन्होंने लगभग 25 अपने स्टार प्रचारक उतारे। आपकी तरफ से 4 कई राज्यों में आपकी सरकार होते हुए एक भी मुख्यमंत्री आपका बिहार नहीं पहुंचा, किसी प्रदेश का मंत्री नहीं पहुंचा। तो वो दिखता है ना कि आपने पूरी जोर नहीं लगाया, जो जोर बीजेपी की तरफ से 200 सांसद वहां पर घूम रहे थे पूरे देश के। हर पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी 5 दिन नहीं 11 दिन रहे, और राहुल गांधी जी ने हर दिन कम से कम 2 रैलियां की। पहली चीज़, हमारे यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, हमारे यहाँ प्रियंका गांधी जी ने, और सबसे ज़्यादा रैलियां हमारे यहाँ पे की इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने। आप बताइए, मतलब कोई भी एक रैली आप हमें बता दीजिए इमरान प्रतापगढ़ी की जो जिसमें लाखों की संख्या से कम लोग, कब लोग आए। नहीं, खाली सीमांचल नहीं, आप देवरिया के आगे से उठाइए, गोपालगंज के आगे से उठाइए और सीमांचल तक जाइए। आप उठाइए ना, क्या नाम, इमरान प्रतापगढ़ की सभाएं, इमरान प्रतापगढ़ी की सभाएं। आप उठाइए ना अजय राय की सभाएं, आप उठाइए ना अजय, क्या नाम, लल्लू की सभाएं। मैं आपको एक नहीं, आपको जो बिहार से रिलेटेड लोग थे हमारे, वो सारे के सारे वहां पर थे। बिहार के नेताओं के अलावा सारे के सारे, तेजस्वी जी थे। और मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से 15 दिन राहुल गांधी जी ने जो यात्रा करी थी, आप उठा लो 1952 से लेकर के और आज तक, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई इन पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है, टॉप, वो लीडरशिप अगर लगातार 15 दिन बिहार में रही हो, तो हम लोगों ने मेहनत पूरी, देखिए फिर वही है, हारे, संयुक्त रैली नहीं की आप लोगों ने। क्यों नहीं की संयुक्त रैली? हमारा विचार नहीं, हमारा विचार था कि लोगों को चुनाव लड़ने दिया जाए। संयुक्त रैली करने का मतलब ये होता है कि 5-7 एमएलए की कंस्टिट्यूएंसी को डिस्टर्ब करना। भाई आदमी उस वक्त
डोर टू डोर जा रहा है जी। और उस वक्त आप बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप क्या नाम भीड़ लेकर के आओ, तो उचित नहीं। हर पार्टी की रणनीति होती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जिसको कहते हैं ना कि आज हार गए चुनाव तो सभी लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती चुनाव तो शायद ये विश्लेषण कम होते या नहीं होते। तो उन्होंने यंत्र मंत्र तंत्र और मायावी जो चीजें हैं धन के उस पर वो चुनाव जीते हैं। हमारी रणनीतिक कमजोरी नहीं थी, उनका अनैतिक बल था। ठीक है, वो अनैतिक बल से जीते हैं, वो मायावी ताकतों से जीते हैं। वो जो हैं आज की डेट में जवाब उन्हें देना चाहिए कि उन्होंने लोकतंत्र को कुचल करके चुनाव जीता है। जी ठीक है, बिहार को छोड़ देते हैं, यूपी में फिर आ जाते हैं। भाई यूपी कांग्रेस की क्या तैयारी है? सपा के साथ चुनाव लड़ेंगे 27 में या फिर? देखिए, हम पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ में हैं। नंबर एक, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में है, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में है। वो कहते हैं ना कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर, और संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। तो आज पूरा गठबंधन एकजुट है। गठबंधन एकजुट है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों 403 सीटों पर तैयारी कर रही है। दोनों जगह पे एक एक बूथ पर कांग्रेस अपने वर्कर रख रही है, अपने एजेंट रख रही है, समाजवादी अपने एजेंट रख रही है। क्यों? क्योंकि अगर सारी एक दूसरे पार्टियों को लाभ देना है तो आपको संगठन के रूप में मजबूती करनी होगी। और हमें खुशी है इस वक्त कि अविनाश पांडे जी और अजय राय जी लगातार जो है संगठन सृजन में लगे हुए हैं और SIR पे हमारे वर्कर काम कर रहे हैं। और अजय राय जी तो और अविनाश पांडे जी तो मेरे ख्याल से लगभग अब तक हर जिले में 3-3 बार जा चुके हैं। संगठन सृजन हमारा हो चुका है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अभी तक संगठन सृजन नहीं हुआ। 30 जिलों में भी उनके अध्यक्ष नहीं है, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। लेकिन उनके यहाँ सवाल नहीं है, क्योंकि सवाल भाई कोई आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ही नहीं है। उनके यहाँ सवाल नहीं है, अध्यक्ष उनके यहाँ नहीं, सवाल हमसे। तो हम पूरी तैयारी के साथ दोनों पार्टियां 403 पर लगी हुई हैं। और 2017 में भी आप लोगों का गठबंधन हुआ था विधानसभा चुनाव में, उस समय 100-104 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। इस बार कितने पे क्या मांग है? देखिए, हम हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, हम मिल करके 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सिंबल कहाँ पर किसका होगा इसका फैसला तो हाईकमान करेगा। हमारी तरफ से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी, और उनकी तरफ से श्री अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के अभिभावक के तरीके से है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। कई बार ऐसा होता है कांग्रेस सीटें तो खूब ले लेती, कैंडिडेट नहीं दे पाते। इलाहाबाद का ले लीजिए, कहा कि हमारी सीट है, पुश्तैनी सीट है, ले लिया, लास्ट में सपा का ही कैंडिडेट चुनाव लड़ा वहाँ पर। ये आपका कहना है, आपका मानना है। सच बात ये है कि क्या ये आपको शिकायत अखिलेश यादव जी ने की? अगर उन्होंने तो नहीं, दिख रहा है ना, नहीं दिख कहाँ रहा है ये आपकी मतलब अब आप हमारी रणनीति में राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के बीच में जो बात है उसको लेकर के हम कोई टीका टिप्पणी करें, या रेवती रमन सिंह जी के बेटे उज्जवल रमन भाई ने ये बात कही हो तो मैं टिप्पणी करूं? सच बात ये है कि ये सारी चीजें तो एक रणनीति का हिस्सा होती हैं। होने को तो वहां क्या हमारे पास अनुग्रह नारायण सिंह नहीं है? अब ये तो आप ही बताएंगे आपकी रणनीति। नहीं, आपने कहा कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, तो मैं आपको एक नाम बता रहा हूं कि अनुग्रह भाई साहब नहीं है भाई, है ना? तो ऐसा नहीं, रणनीति के तहत हम बात कर रहे हैं और रणनीति के तहत हम तमाम जगहों पे हम क्या नाम सपा को कैंडिडेट देते हैं तमाम जगह। अब 2017 में इसी कंस्टिट्यूंसी में अनुराग भदौरिया हमारी उस पर लड़ा था, क्या नाम सिंबल पर लड़ा था। अब देखिए, हम लोग तो बात इस पर कर रहे हैं जो दिख रहा है। बांसगांव में दिखा, आपका सिंबल था, सपा का कैंडिडेट था। उसके बाद सदल प्रसाद सपा के थे, सदल प्रसाद जी सपा के थे, विधायक सपा, बसपा के सब मौजूदा तो सपा में थे। वो ये सब कहने की बात है। फिर आपने सीतापुर वो हमारे कैंडिडेट, सीतापुर में दुबे जी को आपने दिया, उन्होंने टिकट वापस कर दिया। दुबे जी से पूछिए जाकर के। फिर जो है नहीं तो राकेश राठौर पहले से कांग्रेस में थे, ऐसा तो नहीं।
राकेश राठौर भी हमारे कैंडिडेट थे, नकुल दुबे भी हमारे कैंडिडेट थे। हमारी रणनीति मन में परिवर्तन किया और सीट लेकर के आए आपके सामने। जी सीट तो लाए ना, जी। सीट जीती ना, जी तो हम लेकर के आए। ऐसे तो कहने को आप इमरान मसूद को कुछ कह दीजिए। नहीं, हम नहीं कह रहे कि पूर्ण, क्यों? उससे पहले तो तो सपा आप थे। कांग्रेस में थे। नहीं, लेकिन क्यों? पार्टी की सदस्यता ले ली थी उन्होंने। फिर तो ऐसे ही राकेश राठौर ने भी ली थी, सदल प्रसाद ने भी ली थी, और रेवती क्या नाम, उज्ज्वल रमन ने भी ली थी। तीनों ने ली थी, जिम्मेवारी से कहता हूँ, चुनाव से पहले ली थी। सदल प्रसाद जी तो बहुत पहले से आ गए थे, जी राकेश राठौर बहुत पहले से आ गए थे। देखिए फिर वही बात है। जी तो आप या तो किलो में तौल लीजिए जी। या लीटर में माप लीजिए, पैमाना तो एक रखिए ना। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये संगठन मंचों से तो खूब छूता है, लेकिन संगठन में टिकटों के बंटवारे में वो धरातल पे नहीं दिखता है। देखिए, जब आदमी एक बड़ा परिवर्तन करने जाता है, जिस वक्त कांग्रेस आरक्षण लेकर के आई, जी उस वक्त भी कांग्रेस को सामंतशाहियों का, बड़ी जातियों का बहुत विरोध सहना पड़ा। धीरे धीरे करके लाए। जवाहरलाल नेहरू जी जिस वक्त महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिए, जी तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सहित जितना सामंती गिरोह था, उसमें से कुछ लोग हमारे यहाँ भी थे, जी। सारे गिरोह ने विरोध किया, लेकिन लाए। उसी तरीके से जब हम नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, महिला की, नौजवान की, किसान की, गरीब की, अल्पसंख्यक की, जब गिनती की बात करते हैं, तो ये शुरुआत जब हम करते हैं, तो इस शुरुआत को आप अच्छे तरीके से देखिए। हो सकता है कि पहली बार में संगठन में उतनी चीज़ें आपको न दिखें, लेकिन संगठन में आपको पीड़ितों की, शोषितों की, वंचितों की, गरीबों की, पिछड़ों की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई देगी। आप देखिए ना, एक टाइम पे अशोक गहलोत जी हमारे पिछड़े वर्ग के चीफ मिनिस्टर, भूपेश बघेल हमारे पिछड़े वर्ग के चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, चन्नी हमारे पंजाब में दलित वर्ग से चीफ मिनिस्टर, आपके सामने थे। ऐसा तो नहीं था, आपके सामने ही थे ना। हमारे एक साथी थे, हाँ, अमेठी से ही आपके, जो कि अमेठी कांग्रेस का गढ़ है, हम लोग भी, और यूं कहा जाए कि हमारे भी बाबा चाचा सब बिल्कुल ठप्पा सब पे वही पंजे का ही है। जी जी। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते जो हैं, उनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। यात्रा लेके जब आ रहे थे, तो जब उन्होंने चंदौली से एंट्री की, तो वहाँ से अजय राय और उसके बाद जो तमाम उनके जो अगड़े वर्ग के नेता थे वो तो आए, इलाहाबाद आए, उस पर चढ़ गए। प्रतापगढ़ आए, तो प्रतापगढ़ में इमरान प्रतापगढ़ी जी के बाद एक दिखे उनकी जीप में, लेकिन उसके बाद मोना मिश्रा, फिर प्रमोद तिवारी। प्रतापगढ़ से अमेठी पहुंची यात्रा, वही दीपक सिंह, अशोक सिंघल और ये सब जो है चढ़ के रायबरेली पहुंची, तो भी वही लखनऊ तक आते आते कहाँ जब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक एक इमरान प्रतापगढ़ी को छोड़कर कोई जीप पे नहीं दिखा। आपने कोई, उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस राहुल गांधी से कभी मुलाकात हो तो पूछिएगा, लेकिन अब आप मिल गए तो हम आपसे ही पूछ ले रहे हैं। देखिए, मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि जाति जनगणना का और समाज के सर्व वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का चीज सिर्फ जीप से नहीं दिखाई देती है, कर्म में दिखाई देती है। अगर आज आप देखें तो राकेश राठौर किस जाति से हैं, इमरान मसूद कहाँ से हैं, इमरान प्रतापगढ़ी कहाँ से हैं, आप हमको बताइए। हमारे जो 6 जीते हुए सांसद हैं, उनमें से कौन कौन कहाँ कहाँ से है, आप उठाइए ना इस चीज़ को। हमारे 2 विधायक हैं, एक कुर्मी बिरादरी का है बीरेन्द्र चौधरी, और दूसरी मोना मिश्रा जी, ठीक है ना। आप उठाइए, हमारे 2022 में जो हमारी सीटें थी, हमने 163 से ज़्यादा सीटें महिलाओं को दी जी, ठीक है ना। ये अपनी जगह पर है कि जो हमारे पदस्थापित नेता हैं पुराने, तो जाति जनगणना के नाम पे या जाति वर्चस्व के नाम पर उनको बेइज्जत तो नहीं किया जा सकता ना। आप ये बता दीजिए, अगर अजय राय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं तो जीप में वो नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा? जिस जगह पे हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी को बैठना था वो भी बैठे, उसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे ब्रजलाल खाबरी जी थे वो भी बैठे, ठीक है कि नहीं। हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष था मनोज यादव, वो भी बैठा। मैं तो आपको नाम लेकर के बता, अमेठी से आपके जो है नहीं, फिर से पूर्व विधायक जो है, पूर्व विधायक बाबू हरचरण यादव थे, वो कहीं नहीं दिखाई दिए। 3 बार आपके विधायक रहे, सबसे मुझे लगता है कि यूपी के सबसे सीनियर नेताओं में नाम है। मैं आपसे 2 चीजें बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं। मैंने कहा ना कि जिस समय ये
चीज़ें चलती हैं और परिवर्तन आता है, परिवर्तन के दौर को परफेक्शन से नहीं आप देख सकते। परफेक्शन में इनपरफेक्शन हो सकता है, कमियां हो सकती हैं जी। लेकिन हमारे कमियां जो है हमने जानबूझ करके की ये नहीं कोई कह सकता। कुछ कमियां होती हैं, ऐसा नहीं कि कमियां नहीं होती, हम कमियां मानते हैं, होती हैं कमियां, लेकिन उस कमियों का मतलब कि आप ये कहिए कि राहुल गांधी जी की सोच सामंती है तो वो गलत है। मैं तो कहता हूं ना कि राहुल गांधी जी की तो जितनी डेमोक्रेटिक सोच है, भाई अकेले शख्स ने पूरी नरेंद्र मोदी की सरकार को घुटने पे ला दिया। जी। जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर है ना नरेंद्र मोदी की सरकार, तो राहुल गांधी जी की तो वजह से है। ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पीठ पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं हमारी देन है वो। तो अगर उनकी देन है तो अभी तक अगर जनगणना शुरू हो गई है, फार्म आए हैं क्या, जरा पूछ लीजिए उनसे। दूसरी बात पूछ लीजिए उनसे, उनका जो त्रिस्तरीय जो आरक्षण का फार्मूला था उत्तर प्रदेश में लगवा दिए हैं क्या जो मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर जी बड़बड़ किया करते हैं, बड़बोले हैं। अभी बिहार में कुछ कह रहे थे, अब यहाँ कुछ कह रहे हैं आपके सामने है। वो तो ऐसे इंसान है कि जिस दल में रहते हैं उसी को गाली देने लगते हैं। अच्छा, जहाँ कांग्रेस जहाँ जहाँ सत्ता में है, प्रदेश में जहाँ सरकार है, कितने राज्यों में जातीय जनगणना करवाई? जाति जनगणना किसी भी राज्य में नहीं हो सकती। बिहार में तो हो गई, देखिए आरजेडी और उनका जब जाति सर्वे और जनगणना में अंतर समझिए। जनगणना सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्र करा सकता है, राज्य ने सर्वे कराया। सर्वे तो कांग्रेस ने ही करवाया ना बिहार में भी, हम और कर्नाटक में भी करवा दें, तेलंगाना में भी सर्वे हो जाए, कम से कम दबाव तो बनेगा ना केंद्र की सरकार पे कि भाई जहाँ जहाँ कांग्रेस है कर रही है। तो आपको जानकर के खुशी होगी कि क्या नाम है, तेलंगाना में हमने सर्वे करवा भी लिया और सर्वे के जो वो है वो लागू भी कर दिए, आरक्षण भी बढ़ा दिया वहाँ पर। तेलंगाना में करा चुके हैं, कर्नाटक में बड़ी जल्दी ही आपको उसके रिजल्ट दिख जाएंगे, कर्नाटक में भी लगभग हो चुकी है, ये दोनों जगह पे हम करवा चुके हैं। मंडल कमीशन हाँ नहीं लागू करवा पा रहे हैं आप लोग? नहीं, मंडल कमीशन हम लोग जब नहीं कांग्रेस अपने उसमें थी उस समय चाहती तो लागू हो जाता पूरे देश में। मैंने आपसे कहा ना कि इतिहास में कुछ कमियां, राहुल जी ने उन गलतियों को माना कि हम लोग उस समय होते जो चीज हम कह रहे हैं कि इतिहास में कुछ कमियां, हम तो जाति जनगणना के विरोध में थे 2011 से पहले जी, हम तो मानते हैं कि हमारी कमी थी वो। लेकिन है हिम्मत भारतीय जनता पार्टी की मानने की, भारतीय जनता पार्टी साथ में थी जाति जनगणना के, आज विरोध में थी। हमें कमियों को स्वीकारने की हिम्मत है, राहुल गांधी जी में हिम्मत है कमियों को स्वीकारने की, भाजपा में नहीं है। तो कुछ कमियां हुई तभी तो आज की डेट में हम सत्ता विहीन बैठे हुए हैं। उन कमियों को दूर करते हुए सत्ता की निश्चित तौर पर सत्ता सेवा का माध्यम है हमारे लिए, सत्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए धन्ना सेठों की सेवा का माध्यम है और हमारे लिए सेवा का माध्यम। यूपी में अखिलेश यादव जी के साथ मिलके रहेगा कि जो बिहार में चूक रह गई या जो बिहार में सत्ता का खेल हुआ, जो भी हुआ वो यहाँ यूपी में नहीं होने देंगे और यूपी में मजबूती से चुनाव बिल्कुल पूरी तरीके से पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जो कमी बिहार में रह गई है उस कमी को पूरा करेंगे और उत्तर प्रदेश में धन का जो इन्होंने दुरुपयोग किया है वो भी नहीं होने देंगे। कभी कभी आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी और इमरान मसूद जी के सुर नहीं मिलते अखिलेश यादव जी से। देखिए, राजनीति मतभेदों के साथ चलने की एक कला है, मतभेद होने दीजिए, लेकिन आखिरी फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेता है, हाईकमान लेता है और जो हाईकमान का निर्णय होता है वो सबको मंजूर होता है, वो चाहे हमारी पार्टी के नेता हों और चाहे अखिलेश जी की पार्टी के नेता हों। चलिए अब बात करते हैं मीडिया, क्योंकि आप ज़्यादातर मीडिया से फिर अभी क्योंकि आपका संगठन पे और उस पर नहीं, आप मेन मीडिया पे, मीडिया की इस समय आप किस तरह से देख रहे हैं मीडिया को, मेन मीडिया खासकर जहां आप बैठते हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, उस डिबेट कर मीडिया की भूमिका को पे आप नहीं जानते हैं क्या? आपके मुँह से सुनना चाह रहे हैं, फिर जनता भी सुनना चाह रही है। बताइए, आज के 2014 से पहले मीडिया जो है विपक्ष का माई बाप होता था, विपक्ष के साथ मिल करके, विपक्ष के सुर में सुर मिला करके सत्ता को जिम्मेवार बनाता था, सत्ता को जो है वो जिम्मेवारी के साथ वो जिम्मेवारी का एहसास कराता था, सत्ता को बताता था कि आप में क्या चेक एंड बैलेंसेस करता था। और 2014 के बाद मीडिया ने विपक्ष को अनाथ कर दिया, लावारिस छोड़ दिया
और खुद सत्ता की गोद में जा बैठा। आज की डेट में मीडिया जो है सत्ता से नहीं विपक्ष से सवाल पूछता है। आप एंकरों से भिड़ जाते हैं, हाँ, तू मैं पे आ जाते हैं, आपा खो देते हैं, क्यों? मैं आपा कभी नहीं होता, लेकिन आप एक चीज़ को देखिए ना, इन्हीं एंकर्स को देखिए, इनको पीछे से पीसीआर से आवाज़ आती है, एडिटोरियल से आवाज़ आती है कि किसी जोशी का फ़ोन आया है, हमारा एक पड़ोसी है नाम जिसका जोशी है, तो 3 मिनट में अगर एंकर 3 मिनट लगाएगा सवाल पूछने में या 1 मिनट सवाल पूछने में लगाएगा और 5 सेकंड में हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, क्योंकि जोशी जी आ गए उधर से, तो 5 सेकंड में हमें जब जवाब नहीं देने देगा तो हम अपनी बात तो रखेंगे ना। आपने सवाल पूछा तो आप जवाब लीजिए ना पूरा, लेकिन जब जवाब में सत्ता पक्ष फंसने लगता है तो तमाम हमारे साथी एंकर हैं उनकी मिर्च लग जाती है। क्या करें हम? आप अपनी मीम देखते हैं कि नहीं, जब जो बनती हैं, जब आप एंकरों के साथ भिड़ते हैं और वो छोटे छोटे क्लिप जोड़ के कभी में वायरल होती हैं। कभी कभी लोग भेज देते हैं हमको जी, वो देख लेते हैं और वो देख के कैसा लगता है? देखिए, सच बात यह है कि जो भी जनता से जुड़ी हुई चीज़ है और वो अगर सही जा रही है तो अच्छी लगेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं। हमारे एक आप मीम कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, एक आज तक पे अंजना ओम कश्यप के यहाँ पर से एक लड़की ने सवाल पूछा था, तो उसमें हमने बताया था कि कांग्रेस ने क्या क्या किया, तो मुझे लगता है कि वो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग दर्शकों ने उसको देखा। बहुत सारी मीम है। हाँ, तो वो अच्छी लगी क्योंकि कांग्रेस का 1952 से लेकर के आज तक का काम, और वो अभी भी जब भी होता है तो वो चलती है, अच्छा लगता है। तो ये तो चीज़ें अच्छी लगेंगी, लेकिन ये हमारे लिए अच्छे लगने के लिए नहीं, ये उन एंकरों को भी तो समझ में आए ना। हमारा तो ये है कि आपका सवाल विपक्ष से नहीं सत्ता पक्ष से होना चाहिए, जो शख्स जिम्मेवार है समाज के लिए उनसे होना चाहिए। विपक्ष का तो काम, विपक्ष के साथ तो आइए, अब कहेंगे कि साहब वोट चोरी हो रही है, आप प्रमाण दे दीजिए। अरे भैया, हम कैसे प्रमाण देते हैं? हम तो आरोप लगा रहे हैं, हम तो चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट ला करके दे रहे हैं, हमने तो दिखा दिया 22 जगह पे ब्राजीलियन मॉडल है, हमने तो दिखा दिया एक प्लॉट पे 270 लोगों के नाम है, हमने तो बता दिया महादेवपुरा कंस्टिट्यूंसी में एक आदमी ने 6 जगहों पे वोट अपने ले रखे हैं, 6 जगह पे उसने वोट डाले। हमने तो दिखा दिया कि लखनऊ का कोई सक्सेना या क्या नाम था उसका, उसने लखनऊ में वोट डाला, बम्बई में वोट डाला और जाकर के कर्नाटक में भी वोट डाला। इसके बाद हमारे पास कोई एजेंसी है क्या? लेकिन वो हमें अकाउंटेबल, आप बताइए प्रमाण क्या है? प्रमाण उन्हें सत्ता बीजेपी से पूछते हैं और डिफेंड आपको एंकर करने लगते हैं। वही तो चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी के तो तमाम जगह ऐसी जगह होती हैं, मैं आपसे बताऊं, कि जब हमें ये कहना पड़ता है कि आप खाम भाजपा वाले प्रवक्ता को बुलाए ना, कहीं और भेज दीजिए। अभी आप जोशी कह रहे थे, जोशी जी कौन जोशी जी हैं? ये अभी बताया ना, पवन खेड़ा जी ने बताया ना, उनके ऊपर अभी हटा भी दिया था उनको, फिर वापस शायद बुला लिए। कोई बता रहा, हम तो जानते नहीं व्यक्तिगत रूप से, कोई हिरेन जोशी जी का नाम है, तो जो रोज़ सुबह बताते हैं कि एंकरों को और चैनल के मालिकों को बैठा करके बताते हैं कि आपको इस पर डिबेट करनी है, ये सवाल फलाने से पूछने, सवाल ढिकाने से पूछने, ऐसे डिफेंड करना है। अच्छा, जब आप डिबेट के लिए जाते हैं, बुलाया जाता है आपको या बैठे होते हैं, एक एंकर बीजेपी प्रवक्ता, एक संघ प्रचारक, एक बीएच मतलब विश्व हिंदू परिषद, और एक राजनीतिक विश्लेषक, और प्लस एक जेडीयू या जो उनके एनडीए के एक और सहयोगी, जी, और उसमें एक कांग्रेस का और एक सपा का। बिल्कुल, सबको 3-3 मिनट दे दिया, आपको कह दिया कि भाई 3 मिनट में अपनी बात खत्म। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें कैसा, अब तो आदत हो गई है, ये तो सच है ना। आपको बताएं, एंकर 3 मिनट में सवाल पूछेगा, भारतीय जनता पार्टी वाला जितनी देर चाहे बोले, उसको बिल्कुल टोका नहीं जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक हमें गाली देने के लिए, नेहरू जी को गाली देने के लिए रखा जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक में 80% लोगों के काम होते हैं नेहरू जी से चालू करना, नेहरू जी को गाली देना, वो चाहे इनके वो क्या नाम संघ वाले हों, अपना संगीत रागी नाम से हो, या हर्षवर्धन त्रिपाठी के नाम से हों, चाहे जनिवेश अवस्थी के नाम से हों, चाहे वो अन्य लोग हों, वो नाम उनके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें नेहरू जी को गाली देनी है। और इसके बाद फिर जनता दल यूनाइटेड वाला होगा, सपा के होंगे और हम होंगे, ये हमको इन सब का जवाब भी देना होगा, और फिर बीच में एंकर की टोका टाकी भी होगी,
और एंकर अगर नहीं टोक पाएगा तो भाजपा वाले हो करने लगेंगे। तो ये तो है इस समय तो जिस तरीके से मीडिया ने एक विपक्ष के खिलाफ नंगा नाच कर रखा है ना, उसी ने तो हमारे राजीव त्यागी की जान ले ली थी। हमारा प्रवक्ता ऑन एयर मर गया था, राजीव त्यागी आपके सामने। बीजेपी का आपका सबसे बढ़िया प्रवक्ता कौन लगता है कि ये मुद्दे पर डिबेट करता है और वो बदतमीजी या इस तरह की बात नहीं? इस समय तो सच बात ये है कि प्रवक्ताओं में अगर आप कहेंगे कि मुद्दे पे डिबेट कौन करता है, तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता जो प्रवक्ता मुद्दे पे डिबेट भी करना चाहते हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो पीछे का सिस्टम है, वो मुद्दे पे डिबेट नहीं करने देना। सभ्य भाषा में बात कर लीजिए कि सबसे सभ्य मान लीजिए। सभ्य भाषा में आप पहले तो नलिन कोहली थे, तथ्यों पर बात करते थे। संस्कृत में झूठ बोलने का काम सुधांशु त्रिवेदी करते हैं, लेकिन भाषा की सभ्यता वो नहीं खोते। उसके बाद तो अगर जो भी भारतीय जनता पार्टी में नए नए लोग गए हैं दूसरे दलों से, जैसे हमारे दल से गए या सपा से गए, सबसे अधिक बदतमीजी वही करते हैं। सबसे अधिक बदतमीज कौन? सबसे अधिक नहीं, वो देखिए इस तरीके, अब सबसे अधिक बदतमीज की अगर आप बात करेंगे तो मैं अगर कहूँ कि प्रेम शुक्ला भाई हमारी माँ को गाली दे रहा है, सोनिया गांधी जी को बार बाला की तरीके से बात कर, जब ने जवाब दिया तो उसके बाद आपके सामने हमारी माँ को क्या क्या गाली उसने दी, तो हम तो उसी को कहेंगे सबसे बदतमीज प्रवक्ता। बाकी इनके यहाँ कौन बड़ा बदतमीज है, इनका मेरे ख्याल से वो एक में नहीं आप तय कर सकते, आप दिनों के हिसाब से कि आज ये सबसे बड़ा बदतमीज है, कल ये सबसे बड़ा बदतमीज है। पर लेकिन एक चीज़ है, उसमें से 90% प्रवक्ता ऐसे हैं जो दूसरे दलों से गए, चाहे वो प्रेम शुक्ला हो चाहे अन्य लोग हो। हमें लगता है कि उनको ये कहा जाता है कि तुम्हारी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बदतमीज होगा उसको हम कुछ देंगे, इसलिए वो शायद। भाटिया जी भी हैं सपा से। हाँ, भाटिया सपा से गया हुआ। वो कैसे प्रवक्ता है? कोई उनका भी काम आपके सामने देखिए, किस तरीके से जिस आदमी ने उनको राजनीतिक रूप से इस्टेब्लिश किया, जिनके पिताजी को उसका क्या नाम राजनीतिक रूप से इस्टेब्लिश मुलायम सिंह जी ने किया, जिनको डबल एजी बनाया जी, आपके सामने है वो। मतलब अखिलेश यादव जी के बारे में कितना नीच बात करते हैं, कितनी नीच बात करते हैं, मतलब हद खत्म हो जाती है, उस तरीके की नीचता की बात करते हैं। किस किस मीडिया ने आपको बैन किया हुआ है? नहीं, हमें तो किसी मीडिया ने नहीं बैन कर रखा, हमने है नहीं, अब नहीं ना अभी जैसे तमाम प्रवक्ता हमारे सामने आने से बचते हैं। हाँ, ऐसा है कि प्रवक्ता शिफ्ट करते हैं, कौन है कांग्रेस की तरफ से, तो सुरेंद्र राजपूत। नहीं, हम नहीं बैठेंगे। नहीं, तो तमाम प्रवक्ता बचते हैं, अब उनका हमें मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोगों ने जरूर, हम रिपब्लिक पे नहीं जाते हैं, टाइम्स नाउ पे नहीं जाते हैं, नवभारत पे नहीं जाते हैं, इस तरीके के तमाम चैनल हैं, जैसे जो कुछ एंकर्स हैं उनके शो का, अमन चोपड़ा है, रूबिका लियाकत है, इनके शोज़ पे हम नहीं जाते हैं। तो हमने बैन कर रखा, हमें तो किसी ने नहीं बैन, तो कांग्रेस को किसी ने नहीं बैन कर रखा, कांग्रेस को तो वो लोग चाहते हैं। एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है मनोज यादव जी, उनको बताते हैं कि हमको तमाम प्रवक्ताओं ने उनको कहा कि हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, चैनलों ने बीच में बैन कर दिया। इसकी मुझे जानकारी नहीं। काका की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मनोज यादव। अच्छा, मनोज यादव। हम मनोज यादव दोनों ही है ना, वो मनोज यादव काका है, मनोज यादव लड़का बहुत अच्छा है मनोज यादव जी, लेकिन अब उनको बैन कर रखा है, ये मेरी जानकारी में नहीं। चलिए अब इधर से आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं नेताओं के नाम लेता हूँ जिनसे आप लगता है कि जिनकी खूबी या जो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं वो। जी। नेहरू जी स्वप्नद्रष्टा है, तो आज की डेट में अब तक के राजनयिकों में सबसे बड़े नेता हैं हिंदुस्तान के। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के अब तक के सबसे बड़े जुमलेबाज प्रधानमंत्री, जुमलेबाज है, कुछ नहीं है उसके अलावा। भारतीय रुपया तो प्रधानमंत्री की इज्जत की तरीके से नीचे गिर रहा है, आपके सामने 90 रुपए में पहुंच गया। मोदी जी की उम्र से अडवाणी जी की उम्र में पहुंच गया, हमने तो उनको 58 रुपए में छोड़ा था जी, तो आपके सामने। तो आज की डेट में जैसे जैसे रुपया नीचे गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री जी की इज्जत गिरती है। तो मैं नहीं, मोदी जी ने कहा था, तो उन्हीं की इज्जत गिर रही है इस वक्त। सोनिया गांधी जी से बड़ा डेमोक्रेट नेता नहीं है कोई हिंदुस्तान में।
आज की डेट में हम लोगों की वो पूरी तरीके से सीमेंटिंग फोर्स है, प्रेरणा स्रोत है। आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें, शतायु हों और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। हम लोगों की प्रेरणा है। राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी वर्तमान और भविष्य के नेता हैं। कहते हैं ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो राहुल गांधी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, इस बात की, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हों, और जब नेता सत्ता पक्ष भी बनेंगे तो और सुरक्षित हो जाएगा। आज अगर आप ध्यान से देखें राहुल गांधी जी को, कि 2018 से तो छोड़िए, उससे पहले से, जैसे जब से जो चाहे आप जब इन्होंने नोटबंदी की थी तब से लेकर के आज तक राहुल गांधी जी ने जो जो कहा, चाहे वो कोरोना के लिए कहा हो, चाहे वो जीएसटी के लिए कहा हो, चाहे वो नोटबंदी के लिए कहा हो, जी, किसी चीज़ के लिए भी कहा हो, सारी चीज़ें सच साबित हुई है। और चाहे वो अमेरिकन जो हमारे टैरिफ लगा रहे हैं अर्थव्यवस्था के लिए कहा हो, सारी चीज़ें, चाइना के लिए, हर चीज़ रहा। तो उनसे बड़ा विजनरी लीडर तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में हिंदुस्तान में कोई है। मुलायम सिंह यादव? मुलायम सिंह यादव खांटी के समाजवादी नेता, और उत्तर प्रदेश में सहित देश में करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जिन लोगों ने, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना भी की, रक्षा मंत्री के पद के रूप में बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। वही थे, मुझे आपको याद होगा, कि जिन्होंने जवानों के, शहीद जवानों के जो बॉडी थी वो घर भेजने की व्यवस्था की थी, वरना उससे पहले तो उनकी टोपी आती थी। तो मुलायम सिंह यादव जी तो उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बड़ा उत्थान किया। नेताजी के बारे में थोड़ा और बताइए, कुछ कोई आपको ऐसा, क्योंकि आप जब वो मुख्यमंत्री रहे होंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ विपक्ष की राजनीति करते रहे होंगे शुरुआत से, तो ऐसा कभी हुआ कि जो आज की राजनीति में हो रहा है, ऐसा कभी उनके मुख्यमंत्री काल में बदले की भावना से या विपक्ष को इस तरह? कभी नहीं। वो शख्स डेमोक्रेट थे। कभी मुलाकात हुई आपकी? हाँ, अक्सर कई बार मुलाकात हुई। कोई किस्सा? किस्से तो देखिए, व्यक्तिगत किस्सों को क्या कहा जाए। अब जैसे एक बार 2010 की बात है, बड़ी छोटी सी बात है। एक शादी में मिले और शादी में मुलाकात हुई, बैठ गए, बैठा लिया उन्होंने। तो कहा कि भाई मुलाकात नहीं हुई तुमसे बहुत समय से, बताओ। तो हमने कहा क्या करें, आप लोग कुछ करते ही नहीं है, क्या करें बताओ। तो हमने कहा 2009 में अगर आपने एक अच्छा कैंडिडेट दिया होता, तो कहने लगे क्यों, दिया तो था। हमने कहा दिया कहाँ था, आप तो हमारे यहाँ से ले गए थे। कहने अमर सिंह ले आया था, वो नफीसा जोजफ थी जो, कहने अमर सिंह ले आया था। हमने कहा आपके यहाँ कैंडिडेट को कमी थी जी। तो कहने लगे किसको लड़ाते जी। तो हमने कहा भगवती सिंह जी थे। तो कहने लगे कि नहीं, वो तो उन्होंने मना कर दिया था। हमने कहा रविदास मल्होत्रा थे, कम से कम चुनाव हारते जी, लेकिन वोट तो ज़्यादा लाते, क्योंकि नफीसा जोजफ को शायद 50-60 हज़ार वोट मिले थे जी। तो आप ये देखिए, इतना बड़ा नेता, लखनऊ सीट की बात हो रही है, लखनऊ सीट की, इतना बड़ा नेता, उस आदमी ने 1 सेकंड नहीं लगाया, ठीक है। ये बात हमने रविदास जी को बताई। रविदास जी पता नहीं माने कि नहीं माने, लेकिन फिर शायद नेताजी के यहाँ से भी कंफर्म हुआ उनको, कहा ठीक है। हमने कहा नेता तो तैयार हो जाते ना लोकसभा के लिए, ये हमारी उनकी, मतलब हम इतना हम्बल इंसान, इतना आप मिल जाइए उनसे, तो भाई किस्से तो उनके मतलब हम सैकड़ों हैं। बिहार जैसे क्षेत्र से आना, मैनपुरी से, देखिए आप, किसान पुत्र, एक मिडिल क्लास से, और इतना बड़ा नेता बन जाना, आज के जब कोई संसाधन नहीं थे, आज तो है कि आपकी एक रील पड़ी, करोड़ों लोग देख ले रहे हैं, करोड़ों लोग तक आपकी बात पहुंच जा रही है। उस समय, उस दौर में लगता है कोई और नेता इस तरह का, कोई नेताजी होगा, पैदा होगा? नहीं, देखिए उस एरिया से नेताजी पैदा होना तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके, अब जो उदय प्रताप जी के शिष्य रहे वो जी, जिस तरीके से वो एक उस जगह से उठ कर के आए, तो उन्होंने पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए
सच में बहुत काम किए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हम लोगों को तो मुखालिफ राजनीति से वो आए, वो तो भाई सोशलिस्ट आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, तो उसको लेकर, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से उनकी सहजता थी, जो उनका काम था, और उसके बाद जब सांप्रदायिक राजनीति बढ़ी तो कांग्रेस का विरोध पहले उनकी नस नस में था, लेकिन जब सांप्रदायिक राजनीति बढ़ी है तो उनका विरोध सांप्रदायिकता से था, और सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए या कमजोर करने के लिए उनसे जो संभव हुआ वो किया। और उनका कद तो आप देखिए तब दिखाई दिया जब उनकी देहावसान हुई। उस समय सेफई में तिल रखने की जगह नहीं, ब्लॉक हो गया पूरा सेफई, पूरा 4 किलोमीटर हम लोग पैदल चले। आप लोग तो सेफई में पैदल चले। आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा कि जब अस्पताल से उनका जो पार्थिव शरीर था वो जब निकाला गया और ये जो आगरा एक्सप्रेस वे पे था, तो इतना बड़ा, लोग बताते हैं कि इतना बड़ा काफिला कभी नहीं चला, लोग सड़क पे इस तरीके से कभी नहीं आए दर्शन करने के लिए। तो उनका कद जो था, वो जब देहावसान हुआ उस समय बड़े बड़े लोगों की आंखें खुली। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, जैसे ही उनका पता चला उन्होंने तुरंत यात्रा को स्थगित किया, सबसे पहले श्रद्धांजलि दी, उसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाया। तो मतलब जो जहां था वहां स्टैंड स्टिल था। वहाँ की एक और कहा जाता है कि जब कभी हेलीकॉप्टर गुजरता था ऊपर से, तो जो महिलाएं होती थी अगर अपने घर के बाहर काम करने छत पे होती थी तो वो घूंघट कर लेती थी कि ये संस्कार की बात है। कहा जाता है कि उनको भाई ये तो लोग मानते ये तो मानते थे उनको, जैसे मंत्री कहते थे लोग, तमाम तरीके के बड़े हंसी मजाक में किस्से बता देते थे। जैसे हम लोग अगर कभी मिलने गए व्यक्तिगत रूप से तो वो दूध पिलाएंगे, इटावा का लड्डू खिलाएंगे, उसमें तमाम किस्से बताएंगे। लेकिन मतलब, और मंत्री के रूप में उनको मंत्री ही कहते थे लोग उस एरिया में, तो जो भी मंत्री उनको कहते थे वो इज्जत तो भाई घर परिवार में बड़े की ही इज्जत होती है। तो वो इज्जत तो उनकी वहाँ पर क्या, हर जगह पे उनकी इज्जत थी। बहन कुमारी मायावती जी दलितों की बड़ी नेता थी, अब दौलत की बेटी हो, अब तो राहुल गांधी जी, मायावती जी नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुजन मिशन को ना गिरवी रख दिया। 6 तारीख को देखा था आपने? देखी थी हमने, बिल्कुल। अगर उनकी अब आप इसी कमरे में आप 50 लोग बुला लीजिए और कह दीजिए कि ये तो मतलब समंदर हो गया। अरे जो महिला, जो पार्टी, जो बहुजन मिशन रमाबाई अंबेडकर को भर देता था, रमाबाई अंबेडकर मैदान को ठसाठस भर देता था, लखनऊ में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। काशीराम इको गार्डन जो पुरानी जेल थी, जहाँ 50,000 लोग अंदर आ सकते हैं, 50,000 लोग बाहर, और वहाँ के लोकल निवासियों ने बताया हमको, तो लाख लोग लाना कौन सी बहुत बड़ी बात। मायावती जी की बहुजन मिशन, और वहाँ पर भी वो सत्ता को धन्यवाद कह गई, सत्ता के लिए उन्होंने सारी चीज़ें कह दी। बड़ी नेता, हम तो बहुत इज्जत करते हैं मायावती जी, वास्तव में वो बहुत नीचे से उतर करके काशीराम जी के साथ उन्होंने दलित हितों के लिए काम किया, बहुजन मिशन के लिए काम किया। लेकिन आज की डेट में तो बहुजन मिशन को गिरवी रख दिया उन्होंने, तो बहुजन मिशन अब उनके साथ नहीं। लोग कहते हैं कि भीड़ देख के विपक्ष विचलित हो गया था पूरा। अब भीड़ देख करके विपक्ष विचलित होता तो उन्हें सत्ता पक्ष की तारीफ करने की क्या जरूरत पड़ती। आज की डेट में तो वो जब भी कह लीजिए वो दलित की जगह दौलत की बेटी हो गई हैं। लोग ऐसा बताते हैं, पता नहीं, आप ही जैसे कुछ साथी बता रहे थे कि उन्होंने ये रैली भी अपने टिकटों को की वैल्यू को कायम रखने के लिए की थी। अभी जब पिछले दिनों अम्बेडकर जी की जयंती पर अब ये हुआ कि अब घर से ही सारा कुछ, बाहर नहीं निकलेंगे इस किसी कार्यक्रम के लिए। आदमी नहीं आए ना, कैंसिल कर दी रैली, इसीलिए कर दी। आदमी नहीं आए, आदमी आए होते तो आप बताओ कैंसिल करती। ये तो यहाँ पर तो हमने आज तक नहीं देखा कभी कभी मायावती जी ना आई हूँ। इस बार क्यों नहीं आई जी आपके सामने? क्योंकि वो जितने लोग थे, जितने लोगों की ताकत लगवानी थी, चाहे उमाशंकर की ताकत हो जी, तो बार बार थोड़ी लगाएगा वो। फिर भी उमाशंकर जी के होल्डिंग से पूरा लखनऊ होल्डिंग पे कि वो तो रहेगा, इकलौते विधायक हैं।
तो उतना तो कर ही देंगे। लेकिन कितने दिन? करना भी चाहिए। कितने दिन करेंगे भाई? जितना रैली में किया था उसका आधा हिस्सा में कर दिया। तो इसीलिए नहीं आई। कल्याण सिंह जी? कल्याण सिंह जी देखिए संघ के प्रोडक्ट थे। कल्याण सिंह जी को लोग अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, लेकिन मैं तो नहीं कहता। जो आदमी अपने शासनकाल में कानून की रक्षा न कर सका हो, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया वादा ना निभा सका हो, उसको तो अच्छा नेता नहीं कहा जा सकता। अमित शाह जी? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं, लेकिन वो नेता हैं ये हमें नहीं पता। चाणक्य हैं, उन्हीं की देन है कि इस समय 20 से अधिक राज्यों में भैया ईडी सीबीआई इनकम टैक्स एनआईए हमें दे दो, हम भी चाणक्य हो जाएंगे। थी तो आप लोगों के पास, तो हम दुरुपयोग नहीं करते थे ना। तो इसका मतलब आप दे दी जाए दुरुपयोग करेंगे? नहीं, आपने कहा चाणक्य, हमने कहा जो भी चाणक्य बनेगा ये करेगा, तो उसका दुरुपयोग करेगा तो चाणक्य उसको आप लोग कहोगे, मजबूरी में कहोगे, क्योंकि नहीं तो आपका मालिक जो है वो जेल चला जाएगा। तब कहना मजबूरी है। मनमोहन सिंह जी तो एक महान अर्थशास्त्री थे। आज की डेट में जिस अर्थव्यवस्था में आप जी रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था इतना खराब होने के बाद भी सिर्फ मनमोहन सिंह जी के ही वो थे कि आपके सामने आप देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा यानी वेल्थ ट्रांसफ़र स्कीम, आप देखिए न्यूक्लियर पावर डील, आप उसको देखिए जिस समय पूरा दुनिया क्या नाम हिल गया था, अर्थव्यवस्था का गर्त में चली गई थी, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी। तो ये मनमोहन सिंह जी की देन थी। लगभग 2008-9 का दौर था जी। 2004 से 2014 के बीच में आप देखिए जो हिंदुस्तान ने तरक्की की है वो मनमोहन सिंह जी का विजनरी सोच तो था, जिसको बराक ओबामा से लेकर के दुनिया का कोई लीडर ऐसा नहीं था, वो तो किसी से गले नहीं मिलते थे, लेकिन दुनिया के लोग उनसे हाथ मिलाने को तरसते थे। 2014 से 25 के बीच का कुछ आपको नहीं लगता कि देश ने कुछ नए आयाम छुए हैं? आप बता दो ना। अब भाई पैरामीटर होते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। डॉलर के अगेंस्ट में रुपया 58 रुपए था, आज की डेट में 90 है। ठीक, हमने जब अर्थव्यवस्था ली थी तो 800 बिलियन की अर्थव्यवस्था हमें 700 कुछ की, 719 के आसपास की हमें मिली थी मनमोहन सिंह जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी से। 2.3 ट्रिलियन की करके हमने दी थी इनको, 2.3 ट्रिलियन की, राइट। अब 2.3 ट्रिलियन से लगभग आप 5 ट्रिलियन पहुंचे हैं। हमने 5-6 गुना बढ़ाई, ये 2 गुना भी नहीं बढ़ा पाए अभी तक। 11 साल हो गए, आपके सामने है। आप इस चीज को देखिए कि किसी भी सूचकांक को ले लीजिए, किसी भी सूचकांक को, मानवीय मूल्यों को ले लीजिए, आप प्रेस की फ्रीडम को ले लीजिए, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू को ले लीजिए, आप चाइना ने जिस तरीके से एग्रेशन हमारे खिलाफ किया है उसको ले लीजिए, आप कहीं पर भी उठा लीजिए, किसी जगह पर भी। जीएसटी का खराब इम्प्लीमेंटेशन लीजिए, नोटबंदी के आप हालात के बाद जिस तरीके से हुआ, कोरोना में करोड़ों लोग आपके सामने हैं कि वो सड़क पे आए, लाखों लोग मर गए, इसका कुप्रबंधन ले लीजिए। जब ट्रेनें बंद करनी थी तब ट्रेनें चलाई, जब ट्रेनें चलानी थी तब ट्रेनें बंद कर दी। सारी चीजें आप हमें बताइए ना, किस मामले में इनकी बड़ाई करें। हाँ, झूठ बोलने के मामले हम जरूर बड़ाई करेंगे। अगर झूठ असंसदीय शब्द है तो फिर असत्य बोलने के नाम पर हम इनकी बड़ाई करेंगे। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता किसी भी चीज। अखिलेश यादव जी एक विजनरी नेता हैं। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का जो साथ है वो बेहद अच्छी केमिस्ट्री के साथ में है। सोशलिस्ट मूवमेंट के वो नेता हैं, समाजवादी सोच है उनकी। उत्तर प्रदेश को 2012 से 2017 में जो उन्होंने चीज़ें दी, काश अगर उसको अखिलेश यादव जी की कामों को कंटिन्यू किया होता योगी आदित्यनाथ जी ने, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ऊंचाई के नए आयाम छू रहा होता। 22 महीने में कौन आदमी 302 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेसवे बना देगा? कौन आदमी जाकर के 817 जो है वो बना देगा, पावर स्टेशन, सब स्टेशंस बनवा देगा? कौन आदमी एक नॉलेज हब का बना करके SCL जैसी कंपनी यहाँ ले आएगा, मेट्रो बना देगा 2 साल में, 2 साल के अंदर? जिस दिन से उन्होंने मेट्रो लखनऊ बना के जो छोड़ के गए थे, उससे 1 मीटर मेट्रो बढ़ी हो तो कोई बता दे।
गोमती रिवर फ्रंट है और JNIP है। 27 किलोमीटर का डायफ्राम था, 26 किलोमीटर अखिलेश यादव डायफ्राम बना के गए थे। ये सरकार 8 साल में 1 किलोमीटर का डायफ्राम नहीं बना पाई, ताकि गोमती नदी अपने आप साफ हो जाती उस डायफ्राम से। JNIP का 90% काम पूरा करके गए थे अखिलेश यादव, आज तक उसके बाद खंडहर हो गया है आपके सामने। मैं तो चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि पिछले 8 साल में लखनऊ में एक 6 मंजिल की इमारत अगर इन्होंने कोई बनाई हो तो बता दें। उन्होंने तो PHQ भी बनाया, जो प्लासियो इन लोगों ने बेच दिया वो भी बनाया, तो पूरा जो क्रिकेट स्टेडियम एक आना जिनका नाम इन्होंने रखा है, ये लोक भवन आपके सामने है। तो उस आदमी का काम करने के मामले में जैसे राहुल गांधी जी की सोच राष्ट्रीय स्तर पर है, उनकी सोच उत्तर प्रदेश के लिए बेहद सकारात्मक है। इतना काम करने के बावजूद अखिलेश यादव हार गए और वो PDA का उन्होंने एक नारा दिया, 43 सीटें जीत गए। देखिए, अब हारना और जीतना आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जनता के अलावा भी बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। उनके PDA के नारे को कैसे देखते हैं, जो PDA का उन्होंने बनाया? PDA का नारा तो बिल्कुल सही है। जैसे राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना और PDA में अंतर क्या है, आप बताओ ना। राहुल गांधी जी की जाति जनगणना और अखिलेश यादव जी की PDA दोनों एक ही चीज़ तो हैं जी। तो ये नारा तो इस समय जनता का नारा है। योगी आदित्यनाथ संत हैं, महंत हैं, अच्छे शासक। अब शासक अच्छे होते तो बुलडोजर नहीं चलता, शासक अच्छे होते तो NCRB के आंकड़ों में दलितों की पर एट्रोसिटीज सबसे ज़्यादा ना होती। यहीं लखनऊ में एक दलित को उसका पेशाब चटवाया गया। शासक अच्छे होते तो ऐसा हो सकता था। महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं होता अगर शासक अच्छे होते तो। माफिया प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। कौन से माफिया भाग गए? उत्तर प्रदेश के बताइए ना। 2-4 आदमियों के क्या नाम, जो माफिया लिस्टेड माफिया हैं उनमें से कौन सा माफिया भाग गए? तो नहीं, तो जेल में है, तो प्रदेश कौन सा जेल, कौन सा माफिया जेल में? आप बताओ, एक माफिया का नाम बताओ। बाहर आप बताइए, कोई बाहर भी तो नहीं है। कौन नहीं है? आप क्या नाम, जो ब्रजेश सिंह जी हैं वो माफिया नहीं है, लिस्टेड है। मैं तो नहीं कहता। मुख्यमंत्री जी के जो स्वजाति हैं, काम करिए ना, पूरा उत्तर प्रदेश के 1500 थानों से टॉप 10 की लिस्ट निकालिए, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कोई माफिया भागा। अगर माफिया भाग गया होता तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी हो गई होती। कानून, भाई आप पैरामीटर क्या है माफिया के भागने का, कि कानून व्यवस्था ठीक हो जाए। उत्तर प्रदेश में अपराध NCRB का आंकड़ा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, टॉप पर है देश में। चंद्रशेखर रावण, अभी चंद्रशेखर रावण जी को मैं किसी भी स्तर पर, वो आदमी मेहनत करके अपना नगीना का चुनाव जीते हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके लोग कह रहे हैं कि उनमें गर्व नहीं, घमंड आ गया है। बाकी अच्छा कर रहे हैं, अपने काम अपना बढ़िया कर रहे हैं। चुनाव जीतना अकेले दम पर बड़ी बात होती है सांसद। एक आखिरी सवाल इसके बाद जी। राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बेहद अच्छे इंसान हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और तथ्यों पर पकड़ बहुत अच्छी है और वो भी सभ्यता के साथ हमेशा बात करते हैं। हम तो चाहते हैं कि उन जैसे लोग और आगे बढ़ें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत समय दिया हमें। बहुत धन्यवाद।